हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, आज हम लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स का सेकंड पार्ट टू। ठीक है, आपने पार्ट वन कर लिया होगा। जितने भी क्वेश्चंस बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन थे वो सारे आपने कर लिए होंगे। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड के हैं, जो बोर्ड के स्टैंडर्ड के भी हैं और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, और 6 क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे, लेकिन इन 6 क्वेश्चन में बहुत सारा एरिया कवर हो जाता है और डाइवर्सिफाइड क्वेश्चंस हैं, तो हमें बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है आज के क्वेश्चंस में। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 8। आप भी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लो, मेरे साथ साथ उसको देखो, सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। हाँ, प्रैक्टिकल काम करना है। ए हीटिंग एलिमेंट यूजिंग नाइक्रोन कनेक्टेड टू ए 230 volt supply draws an initial current of 3.2 ampere which settled after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element if the room temperature is 27 degree Celsius? आपको कहानी समझ में आ गई होगी। उसका रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से उसमें करंट भी चेंज हो गया, है ना। तो V यहाँ पर दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है उनको लिख देते हैं। V है 230 वोल्ट, ठीक है। और जो I1 है वो कितना है, आपका वो आ जाएगा इट इज गिवन ऑलरेडी 2.1 3.2 एम्पीयर 3.2 एम्पीयर। और इसी तरह I2 दिया हुआ है, व्हाट इज I2, दैट इज 2.8 एम्पीयर, और रूम टेम्परेचर T दिया हुआ है आपको 27 डिग्री सेल्सियस, और आपको जो अल्फा की वैल्यू है वो भी दी हुई है। वो अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1.7 into 10⁻⁻⁴ डिग्री सेल्सियस इनवर्स, है ना, पर डिग्री सेल्सियस निकालने क्या है। व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द, ये T1 आपको दिया हुआ है, T2 आपको फाइंड आउट करना है। T2 आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, स्टेडी टेम्परेचर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये चीज क्लियर हो गई कि मुझे करना है। अपना जो फॉर्मूला है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में पिछली क्लास में बताया था, वो क्या है, R2 इज इक्वल टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। हम इसी से सारे क्वेश्चन हम इसी से करें। जब हम सारे क्वेश्चन इससे कर रहे हैं तो हमें यहाँ R1 और R2 चाहिए। तो एट फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। तो सबसे पहले R1 निकाल लेते हैं। R1 क्या होगा, V अपॉन I1, V आपका है 230 एंड इट इज डिवाइडेड बाय I1 दैट इज 3.2 एम्पीयर। तो इतने ओम आ जाएगा। सॉल्व नहीं करना है, आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमारे लिए काम में आ जाएगा, कट सकते हैं यहाँ पर, अच्छा हो जाएगा। हम क्यों इसको डिवाइड करें। R2 क्या आएगा, V अपॉन I2 अगेन 230 अपॉन 2.8 ओम। क्लियर। अब फॉर्मूला में पुट कर दो इसको, वैल्यू को, दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में ले जाओ। तो हमें क्या मिलने वाला है यहाँ पर, इट इंप्लाइज दैट R2 मींस 230 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू R1 दैट इज 230 अपॉन 3.2 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा, व्हाट इज अल्फा, 1.7 into 10⁻⁻⁴ T2 we have to find out and T1 is 27 डिग्री। ठीक है, अब केवल एक वैल्यू अपने पास अननोन क्वांटिटी रही है तो हम इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। 230 से 230 कैंसिल हो जाएगा, ये इस साइड में आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर 3.2 अपॉन 2.8 इज इक्वल टू 1 प्लस 1.7 into 10⁻⁻⁴ T2 माइनस 27 डिग्री, करेक्ट। तो ये कैंसिल आउट करेंगे हम, 4 से यहाँ 8 आ गया, यहाँ 7 आ गया, और ये वैल्यू इस साइड में लाएंगे तो 8/7 -1, 8/7
-1, तो ये आ जाएगा 1/7, है ना, 8/7 -1, ठीक है। 1/7 इज इक्वल टू 1.7 into 10⁻⁻4 T2 -27 डिग्री। अच्छा, ले आए नीचे, ले आए पूरे, तो T2 -27 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसको नीचे ले, तो 1 अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11.9, 17 7 119, 11.9 इंटू 10⁻⁻4, ऊपर जाएगा तो प्लस का 4, 1 2 3 4, ये प्लस का 4, अरे ये नीचे आ जाएगा ना यहाँ, इसको जो ऊपर ले जाएंगे प्लस 4 हो जाएगा। एक पॉइंट हटाया तो एक जीरो और लग गया, आराम से डिवाइड कर लो इसको, कितनी बार जाएगा, पहले 1000 में जाएगा, है ना, तो 1000 में जाएगा तो 8 टाइम्स जाएगा, तो 8 टाइम्स हो गया आपका 19 8 से 152, तो ये हो गया 952 तो 48 बच गया, 48 जो 480, तो 4 टाइम्स आ गए, अरे 480 आया तो 4 टाइम्स आ गया, तो 476, 40 अगेन, 40 मीन्स यहाँ पर जीरो आ जाएगा, पॉइंट समथिंग आएगा, एक जीरो और आ गया 3, नियर अबाउट इतना आ जाएगा। तो बच्चों T2 क्या हो गया, ये उधर जाएगा प्लस में, 840.3 प्लस 27, दैट इज 867.33 डिग्री सेल्सियस। आई थिंक दिस इज द आंसर। तो ये आपका स्टडी टेम्परेचर हो गया। क्या हुआ कि जब हमने करंट को ऑन किया तो पहले इतना था, फिर इतना हो गया, अरे रूम टेम्परेचर इतना था, फिर क्या है, अब स्टडी टेम्परेचर अब कितना है, जो लगातार स्टडी बना रहेगा, दैट इज T2 867.3 डिग्री, इतना चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसको उस सिचुएशन से इस सिचुएशन में ले गए तो टेम्परेचर चेंज हो गया और आपको ये मिल गया। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया, इसमें केवल ये इतना सा एडिशन हुआ है, ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके थे। ओके, लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन थोड़ी सी जल्दी करो, पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। मैंने फॉर्मूला इरेज कर दिया, कोई बात नहीं, वापस लिख लेंगे, आगे जरूरत पड़ेगी। नाउ वी विल टेक क्वेश्चन नंबर 9। Question number 9 is very important, very lengthy, but due to its importance हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए। Determine the current in each branch of the network shown in the figure। हमें क्या करना है कि हर ब्रांच का निकालना है। तो सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया, ये आ गया, ये आ गया आपका, और कैसा है यहाँ पर इस तरह ये जो डायग्राम है इसका जो नेटवर्क दिया हुआ है इसका आप निकाल लीजिए, हो गया। इसको ज्वाइन किया हुआ है नीचे एक, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस है, यहाँ बैटरी लगाई हुई है, और ये लीजिए ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। बहुत सुंदर तो नहीं बना है बट ठीक ठाक बन गया है। ले अब इसके अंदर मैं इसके रेजिस्टेंस लिख लेता हूँ, पॉइंट्स लिख लेता हूँ। ये ए है, ये बी सी और डी, ठीक है, इसको भी नाम दे देते हैं ई और एफ, काम आएगा। ये आपका 10 ओम का है, आपकी जो बैटरी है वो 10 वोल्ट की है, बहुत बढ़िया। ये 10 दिया हुआ है, ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, और ये 10 ओम है। ये सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इसमें कितना रेजिस्टेंस आपको निकालना है कि ईच ब्रांच में
ईच ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, इनमें करंट कितना फ्लो होगा। तो करंट कहां से जाएगा, पहले डायरेक्शन लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो इस साइड में करंट की डायरेक्शन ये होगी, यहां से ये होगी। मान लीजिए कि यहां से आई करंट फ्लो हो रहा है, यहां से आई करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको मैंने उस समय में एक दो क्वेश्चन कराए थे, एग्जांपल वगैरह आपको याद है जब हम थ्योरी पढ़ रहे थे। एक बार फिर से एक बढ़िया सवाल आपने को मिला है, इसको कर लो। यहां से I1 करंट इस ब्रांच में फ्लो होना शुरू हुआ, तो इस ब्रांच के लिए कितना मिल गया, I माइनस I1, करेक्ट। अच्छा जी, फिर यहां से इस साइड में आए तो ये I2 है, ये I2, तो ये कितना आ गया बच्चों इसमें, I1 माइनस I2, करेक्ट। यहां से इधर I1 माइनस I2, इधर I2, यहां तक पहुंचे, इन दोनों का ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो यहां मिलेगा अपने को I1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां मिलेगा I माइनस I2, फिर ये दोनों सम होंगे, तो यहां मिलेगा अपने को I, इन दोनों का सम होगा तो I2 कैंसिल हो जाएगा, I यहां से आया, I यहां से निकला, इसका मतलब हमने जो करंट का जितना भी स्ट्रक्चर बनाया है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं, आपको लूप लेना शुरू करता हूं। एक्चुअली ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, लेकिन ये अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। 10/5 इज नॉट इक्वल टू 5/10, है ना। 10/5 R1/R2 is not equal to R3/R4, therefore it is unbalanced Wheatstone bridge, ठीक है। अगर ये बैलेंस होता तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम कर लेते, यहाँ पर जीरो आ जाता करंट और सटा लेते, बट यहाँ पर क्या है, अनबैलेंस्ड। जब अनबैलेंस्ड है तो अपने लिए थोड़ा सा लंबा हो गया। पहले मैं लेता हूँ इस लूप से शुरू करता हूँ, इसी को ले लेता हूँ, है ना। पहले मैं लूप लेता हूँ ये बाय KVL, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाओ इस लूप कौन सा लिया मैंने, ABBA, ठीक है। लिखना शुरू करो यहां से। आपको याद होगा करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उल्टी डायरेक्शन में करंट पोटेंशियल गेन होगा। यहां से शुरू करते हैं, मान लीजिए ऐसे, तो पहला रजिस्टर आया, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बिकॉज वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ यहाँ पर, -10I1, यहाँ इधर से देखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बहुत लंबा सवाल है, जितना कवर हो सके। -10I1 यहां से इसमें आ गए, यहाँ पर भी उसी की डायरेक्शन है, तो -5I1 माइनस I2, यहाँ उल्टी डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल गेन होगा +5I माइनस I1, एंड दैट इज इक्वल टू 0। चल सॉल्व करें थोड़ा सा इसको। I1 कितने हो गए, -5 10 -15 और ये -5, तो -20I1, और यहाँ I2 कितने +5I2 +5I इज इक्वल टू 0। 5 से डिवाइड कर देते हैं इसको, 5 से डिवाइड करके मिलेगा -4I1 +I2 +I इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। बहुत ही सुंदर से बॉक्स में इसको बंद रखते हैं, क्योंकि यही काम आएगा, ठीक है। अब हम लेते हैं सेकेंड लूप, क्योंकि 3 अननोन क्वांटिटीज है अपने पास, I1 और I2, तो इन तीनों की वैल्यू निकालने में हमें 3 ही इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो सेकंड में ले लेता हूं इसको, इस लूप को ले लेता हूं। इस लूप का नाम क्या है, लूप
BCDB, BCDB। अच्छा चलो करो, शुरू करो ऊपर से। यहां पोटेंशियल ड्रॉप होगा, करंट की डायरेक्शन में है, सो आई विल गेट -5I2। यहां पर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो देयर विल बी पोटेंशियल गेन, तो +10I - I2। यहां पर उल्टी डायरेक्शन में अगेन पोटेंशियल गेन +5I1 - I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कर लो एक बार, ठीक लिखा है? ठीक है, ठीक। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा I2 कितना मिलेगा, पहले I1 देख ले। I1 कितना, ये यहीं पर है I1, तो +5I1। I2 की क्या पोजीशन है, -5 -10 -15 और -5 -20I2 एंड I10I +10I इज इक्वल टू 0। और अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा I1 -4I2 +2I इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गई। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट अनदर इक्वेशन, एक और लेना पड़ेगा। तो ले लो, ये ले लो, कोई सा ले लो, ये ले लो, नीचे वाला ले लो या ऊपर वाला ले लो। तो अब हम एक लूप और ले लेते हैं। अब की बार हम जो लूप ले रहे हैं वो यहाँ से शुरू करेंगे, A B C, ये ले लो, बोले A B C E F और वापस A। जैसे A पे जाएगा तभी लूप कंप्लीट होगा ना। छोटा सा सवाल है बच्चे, दूसरे कब खत्म होगा, अभी खत्म नहीं होगा, यदि इसको सॉल्व करना। मैथमेटिक्स चल रही, फिजिक्स तो चल ही नहीं रही, फिजिक्स तो केवल इक्वेशन बना रही है। A B C D A B C E F है, शुरू करो यहीं से। -10I1 -5I2, यहाँ आ गए, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ माइनस से प्लस गए, कम से ज्यादा गए, तो पोटेंशियल गेन हो गया 10 वोल्ट में। यहाँ पर डायरेक्शन में है, लॉस हो गया 10I करंट फ्लो है ना, और ये वापस यहाँ पहुंच गए। ये सिंपल रहा अपने लिए, इज इक्वल टू 0। अगेन वी विल ट्राई टू सॉल्व। यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, सबसे पहले I1 लेते हैं, -10I1 हो गया, I2 -5I2 और ये -10I अपॉन इज इक्वल टू -10, ये उधर ले जाता है। तो इसको -5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 2I1 +I2 +2I is equal to +2. This one is equation 3 and I put it into the box. 3 इक्वेशन है, तीनों को सॉल्व करना, कर लोगे? चलो करके बता देता हूँ, ये है ना, सॉल्व करना आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं तीनों इक्वेशंस को लिख लेता हूँ। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो लिख लो, है ना, वीडियो को पॉज करके लिख लो अगर पीछे रह गए। मैं इक्वेशंस को पुट कर देता हूँ उधर। पहली इक्वेशन है -4I1 +I2 +I is equal to 0. This one is equation first. Second है I1 -4I2 +2I is equal to 0. This one is equation number 2. And third one is 2I1 +I2 +2I is equal to +2. That is equation number 3. Okay. यहाँ तक लिख लिया, तो मैं इसको हटा देता हूँ। चलो इसको फिर
रब कर लेता हूँ। अब अपने को ये तो थोड़ी ज़रूरत रहेगी, तो हम इसको रखते हैं ऊपर वाले डायग्राम को, क्योंकि हमें ब्रांच में करंट निकालना है ना, हर एक ब्रांच में, तो अपने काम आएगा। इनको सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, करो इनको सॉल्व। मान लीजिए मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देता हूँ, है ना। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, ऐड कर देता हूँ इक्वेशन 1 में, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ से 4, ये i1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लिखूंगे इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4i1 माइनस 16i2 प्लस 8i इज इक्वल टू 0, और इसको मैंने ऐड किया है माइनस 4i1 प्लस i2 प्लस i इज इक्वल टू 0। जब मैं ऐड करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना बचा, यहाँ कितना बचा, माइनस 15i2, कुछ मिस्टेक हो गई लगती है, माइनस 16i2 और ये होगा माइनस 15, और यहाँ पर ये दोनों ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9i दैट इज इक्वल टू 0। सो वी हैव अनदर इक्वेशन दैट इज माइनस 15i2 प्लस 9i इज इक्वल टू 0। अब देखो ऐसे ही एक इक्वेशन और लाते हैं जिसमें i और i2, तो i और i2 होने के लिए ये i1 कैंसिल होना चाहिए, i1 कैंसिल होना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लूंगा, ठीक है। तो जब मैं इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसको माइनस कर दूंगा इक्वेशन 3 को, तो क्या होगा, देखो 2 से जैसे भी मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिलेगा 2i1 माइनस 8i2 प्लस 4i इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन मिलेगी 2i1 प्लस i2 प्लस 2i इज इक्वल टू 2। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये चिन्ह चेंज हो जाएंगे और हमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ मिलेगा माइनस 9i2 और यहाँ मिलेगा प्लस 2i इज इक्वल टू -2। सो अनदर इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब इससे अपने को i2 और i की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। i2 और i को इसकी वैल्यू सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ से या तो वैल्यू निकाल के रखते हैं या फिर इसको मल्टीप्लाई करें, तो आई थिंक वैल्यू निकाल के रख देता हूँ, है ना, वैल्यू निकाल दें। चलो या इसको ऐसा करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 9 से करो, सिंपल जैसे हम 10th क्लास में करते हैं। 2 से करेंगे क्या आएगा, माइनस 30i2 और प्लस 18i इज इक्वल टू 0, और इसको करेंगे तो यहाँ आएगा आपका माइनस 81i2, राइट, माइनस 81i2 प्लस 18i इज इक्वल टू -18। अब क्या करूं, i को कैंसिल करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, माइनस कर देता हूं, ये कैंसिल आउट हो गया, यहां मिला मुझे प्लस का 51i2 इज इक्वल टू प्लस 18, therefore i2 इज इक्वल टू 18/51, और इसको मैं 3 से कैंसिल आउट करूंगा तो मुझे मिलेगा 6/17 एम्पियर। बहुत बढ़िया, एक आंसर निकल गया आपने। फर्स्ट आंसर आया है i2 एंड i2 इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। अब मुझे निकालना चाहिए i, समझ में आ रहा है ना, i इसमें रख दो, कोई से भी, मान लीजिए मैं इसमें रख देता हूं, तो -9i2, सॉरी i2 की वैल्यू है अपने पास, i2 की वैल्यू तो है, -9 इंटू 6/17 प्लस 2i इज इक्वल टू -2। सॉल्व करके उधर ले जाओ इसको,
तो हमें मिलेगा I इज इक्वल टू, ये -2 ये प्लस में आएगा बच्चों 54/17, है ना, 54/17 -2, और ये 2 जाएगा डिवाइड में, अभी मैं यही रख लेता हूँ 2i। सो 2i विल बी इक्वल टू 34 20/17, और इस 2 से कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा i इज इक्वल टू 10/17। ये टोटल करंट भी आ गया अपने पास, i कितना आ गया 10/17 एम्पियर। बढ़िया बढ़िया निकल रहा है। अब आएगा अपने पास बच गया क्या i1। तो i1 निकालने के लिए मैं क्या करूँ, इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दूँ इक्वेशन फर्स्ट में। अच्छा, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, लिख लेना साथ के साथ। अच्छा देखो, बहुत लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन इसमें पेशेंस के साथ साथ परफेक्शन चाहिए। हमें पेशेंस तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें परफेक्शन भी चाहिए। चलो इसमें रख दो वैल्यू पहले, -4 i1 मुझे फाइंड आउट करना है, i2 की वैल्यू मुझे मिल गई 6/17, और i की वैल्यू आ गई कितना 10/17 इज इक्वल टू 0। सो -4 i1 इज इक्वल टू, इनको मैं उधर ले जाऊं तो 16/17 -16/17, ये कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम्स, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और i1 मिल गया मुझे 4/17 एम्पियर। सो आई विल राइट i1 इज इक्वल टू 4/17 एम्पियर। नाउ वी कम टू क्वेश्चन। क्वेश्चन अपना कहता है कि ईच ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा, हर एक ब्रांच में कितना करंट फ्लो होगा। तो मैं शुरू यहां से कर दूं इस ब्रांच से, इन करंट इन AB ब्रांच, AB ब्रांच में कितना होगा i1 है, लीजिए i1 की वैल्यू है 4/17 एम्पियर। और कौन सी ब्रांच है, ये ब्रांच BC, I is BC, I in BC is equal to I2 and again it is equal to 6/17 एम्पियर। बहुत मजेदार सीन है यहाँ, 4/17 आया, उसमें से कुछ करंट इधर आ गया और 6/17 गया, यानी ये तो ज्यादा हो गया। इसका मतलब इधर नहीं आया करंट, यहां से उल्टी डायरेक्शन में आया। देखते हैं इसमें क्या आता है, I और BT में देखते हैं पहले क्या आता है। ज्यादा कैसे हो गया करंट, ज्यादा कैसे हो सकता है जब इधर आया कुछ तो इसको चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, IBT में कितना है, I1 माइनस I2 यानी 4/17 माइनस 6/17 इज इक्वल टू -2/17 एम्पियर। इसका मतलब डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये डायरेक्शन जो अंदर नीचे लिखी ये नहीं होकर ऊपर की तरफ है डायरेक्शन, करेक्ट। हाँ, एक्चुअल डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो ये भी आ गया। अब ठीक है, अब सेटल डाउन हो गया, 4/17 इधर से आया, 2/17 इधर से आया, यहाँ हो गया 6/17। करंट इन AD ब्रांच, करंट इन AD ब्रांच दैट इज I माइनस I1, तो I कितना है 10/17 माइनस I1 कितना है 4/17, अगेन इट इज इक्वल टू 6/17 एम्पियर। और कौन सी बच गई, ये ब्रांच बच गई I और DC ब्रांच, I माइनस I2, I माइनस I2, DC I माइनस I2, I तो है 10/17 और I2 है 6/17, so we will get here 4/17 ampere. So these are the current flowing in the each branch of this arrangement. So बहुत ही वंडरफुल क्वेश्चन है, आपको इसको सोल्व करना चाहिए। अगर ये कर लिया तो सारे कंसेप्ट जो छोटे छोटे और दूर हो जाए, KVL KCL सब समझ में आ जाए, ठीक है ना। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके। नाउ वी टेक क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, ओके नाउ, तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, बहुत अच्छा सवाल है, सब बच्चों को इसको सॉल्व करना चाहिए,
है ना। जितना सॉल्व करोगे आप न्यूमेरिकल्स उतने ही बढ़िया वहां पर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की नंबर 10 है, इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 और मीटर ब्रिज का जो एग्जांपल दिया है 3.27 में। अच्छा, फ्रॉम द एंड ए एंड व्हेन द रेजिस्टर y is of 12.5 ohm determine the resistance of x. y are the connections between resistor in a Wheatstone or meter bridge made of thick copper strips. अब इसमें क्या है कि जो यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है वो इस तरह का बना हुआ है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पर ये इस तरह की कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है, फिर यहाँ पर लगी हुई है ऐसी। मीटर ब्रिज पढ़ा था ना हमने, मीटर ब्रिज पढ़ा था हमने बढ़िया सा। तो ये इस तरह की कॉपर स्ट्रिप लगी हुई है। यहाँ पर आपका ये वायर है और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है किससे, एक बैटरी से। और यहाँ पर नाम दे रखे हैं इसने, वो दे रखे हैं ए और ये आर और एस, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है ना। और ये यहाँ पर मान लो कि यहाँ आ गया, ये एक मैंने की यहाँ पर लगा दी। ये इस तरह का डायग्राम इसमें दिया हुआ है, लेकिन हमारे सवाल में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर ये रेजिस्टेंस लिए हुए हैं एक्स और वाई। तो ये थोड़ा सा इधर क्वेश्चन बनाते समय मिस्टेक कर दी थी, तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर लेंगे अपने मन से कि ये मान लेते हैं कि ये एक्स है और ये वाई है, ठीक है। और ये जो यहां से गैल्वेनोमीटर जोड़ा हुआ है, ये गैल्वेनोमीटर जो जोड़ा हुआ है ये मान लेते हैं जी, और ये इस पॉइंट पे आपका डी आ रहा है, क्या डिफ्लेक्शन, ये सी आ गया, ये मान लेते हैं ए बी हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर नो डिफ्लेक्शन है, नल पॉइंट यहाँ पर है। इन्होंने डिस्टेंस दे रखी है कि यहाँ तो जहाँ से वायर स्टार्ट होता है यहाँ से 39.5 सेंटीमीटर, इतनी डिस्टेंस पर आपका नल पॉइंट है, दैट इज डी। तो क्वेश्चन आपने समझ में आ गया। सवाल है डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स, वाई जो दे रखा है 12.5 ओम का दे रखा है, आपको एक्स निकालना है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी होगी यहाँ पर 100 माइनस एल, एल इज गिवन 39.5 सेंटीमीटर, सो 100 माइनस एल विल बी इक्वल टू 100 माइनस 39.5 इज इक्वल टू 60.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपकी 60.5 सेंटीमीटर। नाउ बैलेंस पॉइंट जो ये है या नल पॉइंट जो है वो डी पर है। ऐसी सिचुएशन में जो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है मीटर ब्रिज वाला, x अपॉन y इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l। इसका और इसका रेशियो, इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। यहां पर हमने बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट काम में लिया, तो ये आ जाएगा। तो अब रख दो इसमें, x हमें फाइंड आउट करना है, ये 12.5 है, ये 39.5 है और 100 माइनस l है 60.5। सो व्हेन वी सॉल्व इट फॉर x वी विल गेट, पॉइंट हटा दे दोनों तरफ, तो ये आ गया 395/605 मल्टीप्लाइड बाय 12.5, ठीक है। सॉल्व करें इसको, सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें, सबसे पहले इस पॉइंट को हटा देते हैं, 10 आ गया, कैंसिल आउट करते हैं इसको, 5 से करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 25, ये आ जाएगा आपका 12 5 से 60 121, इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये 2 आ गया, ये आ गया 5, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 5 जा 25, 2
45 7 4 15 and 4 19 upon 2 4 2 कर लो। कितनी बार जाएगा? 9 बार तो जाएगा नहीं, 8 बार जाएगा। 8 बार करेंगे तो 8 टू जा 16 33 3 8 टू 16 एंड 3 19। ठीक है, ठीक है ना, ये यहाँ तक पहुँच गया। पॉइंट लगाया आपने, यहाँ बच गया आपका 36 प्लस 3 39 0 टूथ के आसपास आ जाएगा, है ना। एग्जैक्ट नहीं आएगा बट 2 के आसपास आ जाएगा, 1 समथिंग आएगा। तो 8.2 ओम ये आपका आ गया एक्स। ठीक है, 8.2 ओम आ गया आपका एक्स। क्लियर है? तो ये फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का कंप्लीट हो गया। इसी फर्स्ट पार्ट में एक चीज और उन्होंने ऐड की है कि ये हम जो यहाँ पर ले रहे हैं ये थिक कॉपर वायर क्यों ले रहे हैं स्ट्रिप्स के रूप में? व्हाई वी आर यूजिंग थिक कॉपर वायर्स? तो बच्चों, अगर हम थिक कॉपर वायर काम में नहीं लेंगे तो क्या होगा? देखो, अपना फॉर्मूला क्या, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितनी भी कैलकुलेशन हो वो या तो इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस की कंपेयर करते हैं हम इन दोनों रेजिस्टेंस से, x अपॉन वाई L अपॉन 100 माइनस L, यानी इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई रेजिस्टेंस वहां पर मौजूद नहीं है। अगर होगा तो वहां पर भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा और हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके रेजिस्टेंस को, इन प्लेट्स के, इन स्ट्रिप्स के रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने के लिए, तो मिनिमाइज क्या करेंगे, अपना मिनिमाइज कैसे करेंगे? फॉर्मूला देख लो, L अपॉन A। इसको कम करना है, मुझे रेजिस्टेंस को कम करना है, तो मुझे एक तो बढ़िया अच्छा जो बेस्ट कंडक्टर होगा वो काम में लेना होगा। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी जो होगी वो बहुत ही कम होगी। दूसरा, उसका एरिया जो है वो ज्यादा होना चाहिए। एरिया जितना ज्यादा होगा और ये जितना कम होगा उतना ही हमें फायदा होगा, क्योंकि हम उसका रेजिस्टेंस बिल्कुल कम कर पाएंगे। तो ये करने के लिए हमें क्या है कि रेजिस्टिविटी कॉपर की सबसे कम होती है। ठीक है, और एरिया बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका थिक वायर काम में लेना, मोटा वायर काम में लेना, मोटी बनाएंगे, जिससे क्या है कि उसका रेजिस्टेंस कम हो जाए और उसका इफेक्ट इसके ऊपर किसी प्रकार का नहीं आए मेजरमेंट, है ना। इसको पूरी तरह जीरो नहीं किया जा सकता, बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। सो देयरफॉर वी ऑलवेज यूज थिक कॉपर वायर्स। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसका बी पार्ट है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबोव इफ x एंड y आर इंटरचेंज। बहुत बढ़िया। इफ x एंड y आर इंटरचेंज, x की जगह y आ जाए, y की जगह x आ जाए, तो क्या होगा? तो ये भी पलट जाएगा, 100 माइनस L ऊपर आ जाएगा, L नीचे आ जाएगा। सो द बैलेंस पॉइंट विल बी एट कितने पॉइंट पे आएगा? ये 60.5 ऊपर आ जाएगा, 60.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए। पॉइंट ए से 60.5 सेंटीमीटर, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये भी इंटरचेंज हो जाएगा। ओके, तो इस तरह हम ये कर सकते हैं, ये भी इंटरचेंज हो जाएगा इसके साथ साथ। क्लियर? Now last see there, what happens if the galvanometer and cell are interchanged at the valence points of the bridge? Would the galvanometer show any current? भाई यहाँ पर जब था तो करंट फ्लो नहीं हो रहा था, तो इधर से इसका मतलब इस पूरे सर्किट में, इस गैल्वेनोमीटर में यहाँ किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं हो रहा। अगर मैं इस गैल्वेनोमीटर की जगह ये सेल लगा दूं और इस गैल्वेनोमीटर को यहाँ लगा कर फिर यहाँ पर नोट करूं इसी डी पॉइंट पर, तो अगेन देयर विल बी नो करंट। यानी इस इफ वी इंटरचेंज द गैल्वेनोमीटर एंड बैटरी टू ईच अदर, देन देयर विल नॉट बी एनी इफेक्ट ऑन द बैलेंस पॉइंट। वहां पर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट
नहीं आएगा, तो नो इफेक्ट विल बी shown, no effect will be observed due to interchanging of battery and galvanometer, because we are using the concept of nil current or no deflection. Okay, तो ये हम इसमें सी में लिख देंगे। क्लियर हो गया? Now again we have 3 more questions, so I think we should take another time for these questions. ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, आज का बिजी भी है। ओके।